ठीक है। जैसे आपको कोई फॉर्म भरना हो, कुछ भी करना हो, तो सब कुछ आजकल ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में दोनों में व्यापक अंतर पाया गया है। तो अगर हम डाटा इकट्ठा करें, जब ऑफलाइन काम होते थे सारे ही, ठीक है, जब पेपर वर्क ज़्यादा होता था तब हम ऑफलाइन की बात करते हैं उसका डाटा। और आज जब इतना ज़माने ने तरक्की कर ली है, ऑनलाइन सिस्टम सारा आ चुका है, तो उसको देखते हैं, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर देखते हैं ना हम कैसे, तो वो होता है डाटा, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि होता कुछ नहीं है कि एक डाटा जिसके आधार पर हम एक नई विचारधारा या एक नई सूचना प्राप्त करने के बाद किसी विषय के ऊपर कोई विचार लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई सरकार है, वो ये देखते हैं कि पिछले 5 सालों में ये तरक्की नहीं हुई, तो अब हम ऐसा काम करेंगे ये तरक्की हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि, ठीक है, अब देखिए, ये आंकड़े अंकों में, अक्षरों में, सांख्यिकी माध्यम या चित्रों के द्वारा प्रकट किए जाते हैं, जिसको गणितीय क्षमता के द्वारा संपूर्ण सूचना के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये आंकड़े क्या है, ये अंकों में हो सकते हैं, अक्षरों में हो सकते हैं, संख्या के रूप में हो सकते हैं, चित्रों के द्वारा प्रकट किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो आंकड़ा है उसको जो प्रस्तुत करने का तरीका है वो काफ़ी तरीके का है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर किसी विद्यालय में छात्रों का परीक्षा परिणाम किसी नगर की साक्षरता या किसी व्यापार के कुछ वर्षों के लाभ हानि का प्रतिशत निकाले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कि जैसे उदाहरण के तौर पर किसी विद्यालय में छात्रों की शिक्षा का परिणाम देखना, छात्रों का परीक्षा का परिणाम देखना है, ठीक है, किसी नगर की साक्षरता देखनी है या किसी व्यापार के कुछ वर्षों के लाभ हानि को देखना है, तो वो किससे होगा, वो डाटा से होगा। जब भी कोई डाटा नया आता है तो उसको संभाल के रख लिया जाता है, चाहे कोई इंडस्ट्री हो चाहे सरकार हो, ठीक है फ्रेंड्स। उसको संभाल के रखा जाता है कि ताकि आने वाले वर्षों में जो भी कार्य होगा, जो भी उसमें जो कुछ भी नई चीज़ होगी तो उसको पिछले से कंपेयर करके देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आंकड़ों का स्रोत। अब देखते कि जो हमने डाटा की बात की थी, आंकड़ों की बात की थी, जो आंकड़े हैं ये इकट्ठे कहाँ से होते हैं। देखिए, आंकड़ों के दो स्रोत हैं मुख्य। तो पहला है प्राथमिक आंकड़े, दूसरा है द्वितीयक आंकड़े। इसे प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा भी कहा जाता है। देखिए, प्राथमिक आंकड़े, इनकी प्राइमरी डाटा क्या है। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से स्वयं किसी व्यक्ति या किसी समूह द्वारा प्राप्त किया गया जाता है। यानी कि प्राथमिक आंकड़े क्या है, जिसे हम स्वयं प्राप्त करते हैं या कोई व्यक्ति या किसी समूह द्वारा जो पहली बार जो है आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी का इंटरव्यू ले लिया, कहीं पे सर्वे कर दिया, कहीं से क्वेश्चन आंसर पूछ ले, तो जो डाटा इकट्ठे होते हैं वो होता है प्राइमरी डाटा। ये आंकड़े स्थिति और समय पर उपलब्ध होते हैं जो प्रत्यक्ष होता है, यानी कि जब हम प्रत्यक्ष रूप से वो खुद आंकड़े जो है इकट्ठे करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि हमारा ओरिजिनल डाटा क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटा या प्राथमिक आंकड़े। ये आंकड़े वास्तविक होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने इकट्ठा किए तो वैसे ही वास्तविक तो होंगे ही, है ना, क्योंकि इस पर कोई शक तो होता ही नहीं है। प्राथमिक आंकड़ों में अधिक समय, अधिक पैसा और ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, लेकिन यह आंकड़े अधिक प्रभावी होते हैं। प्राथमिक आंकड़ों को सर्वे के द्वारा, देखिए, प्राथमिक आंकड़ों पर सबसे अधिक पैसा लगता है और अधिक समय भी लगता है, ज़्यादा कार्य भी करना पड़ता है ना। तो प्राथमिक आंकड़ों को सर्वे के द्वारा, जिसमें लोगों से फ़ोन पर बात करके, ठीक है, जैसे अभी चुनावी मौसम चल रहा है तो फ़ोन आते हैं ना कि आप किसको वोट डालेंगे, किसको वोट डालेंगे, सर्वे हो रहा है कौन सी सरकार जीते, ये डाटा इकट्ठा, आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं और क्या है, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से मिलकर, मेल के जरिए लोगों से विचार विमर्श करके, उनसे सवाल जवाब पूछकर किसी विषय का प्रयोग करके एकत्रित किया जाता है। अब देखिए कि जैसा कि हमने देखा है कि इसके ऊपर अधिक पैसा लगता है, अधिक समय लगता है ना। तो वो ये बात है, क्योंकि इसको इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। सर्वे के द्वारा हो सकता है, लोगों से फ़ोन पे बात करके, या इनकी किसी भी तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। चुनावी मौसम की जैसे मैंने बात की अभी कि कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी नहीं जीतेगी, तो उसके बारे में सर्वे हो रहा है, ये आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर जैसे यदि कोई व्यक्ति यह पता करना चाहता है कि उसके क्षेत्र में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो वह स्वयं या कुछ व्यक्तियों के द्वारा अपने क्षेत्र में घर घर जाकर जानकारी जुटाएगा। यह जानकारी या आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। अगर अगर किसी को पता करना है कि उसके क्षेत्र में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो खुद से जाएगा, जाके पता करेगा। तो खुद से जाके पता करने में जो जानकारी इकट्ठा होगी वो प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह द्वितीयक आंकड़े यानी कि सेकेंडरी डाटा। द्वितीयक आंकड़े वह आंकड़े होते हैं जिसको किसी से प्राप्त किया जाता है, ये आंकड़े पहले से तैयार होते हैं। इसमें दोनों संभावना हो सकती है कि यह वास्तविक है या नहीं।
देखिए जो सेकेंडरी डाटा है वो हम किसी और के डाटा को पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे इसमें क्या है कि जो आंकड़े पहले से तैयार है, अब हमने जैसे किसी और का डाटा इकट्ठा करके उस हिसाब से उसको देख रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने कोई डाटा इकट्ठा करना है, जैसे हम खुद जा रहे थे, पर अब हम किसी की बुक पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है सेकेंडरी डाटा, यानी कि जिसमें हमारा डाटा नहीं होता, किसी और का डाटा होता है, जिसके आधार पर हम डाटा का आंकड़े इकट्ठे करते हैं। यह संभावना होती है कि ये सही भी हो सकते हैं, ये गलत भी हो सकते हैं, वास्तविक भी हो सकते हैं, और ये अवास्तविक भी हो सकते हैं। इन आंकड़ों को एकत्रित करने में कम समय, कम पैसा और कम कार्य करना पड़ता है, लेकिन यह आंकड़े अधिक प्रभावी होंगे यह नहीं कहा जा सकता। इसमें क्या है कि फ्रेंड्स, कम पैसे लगेंगे, कम समय लगेगा, कार्य भी कम करना पड़ेगा, पर इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि ये प्रभावी भी हो सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी डाटा वो है, ठीक है, कि जो आपने इकट्ठा किया है। अब देखिए, आप खुद से नोट्स जो बनाओगे वो आपका प्राइमरी डाटा होगा। अब बने बनाए नोट्स या बने बनाए बुक्स आप ले लोगे, कुछ भी ले लोगे, तो वो इतना प्रभावी नहीं हो पाएगा जो आप खुद से बना लोगे, ठीक है। इन आंकड़ों को अखबार से, वेबसाइट से या सरकार के द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं या डाटा के आधार पर एकत्रित किया जाता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसके क्षेत्र में कितने लोग हैं जो आगामी चुनाव में वोट डालेंगे, तो ये आंकड़े जानने के लिए वह तहसील से जानकारी जुटाएगा। ये जानकारी द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। सिंपल सी बात देखिए कि अगर हमें देखना है कि कौन वोट डालेगा, कौन नहीं डालेगा, तो हमें तहसील में जाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े जो हम खुद इकट्ठे करते हैं। द्वितीयक आंकड़े वो आंकड़े हैं जो हम दूसरे के द्वारा इकट्ठे किए आंकड़े को इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं आंकड़ों की प्राप्ति। आंकड़े तो हमने बहुत कर लिए, अब देखते हैं ये प्राप्त होता कहाँ से है, ठीक है। आंकड़ों की प्राप्ति यानी कि इक्वेशन ऑफ डाटा। देखिए, जब कोई व्यक्ति, सरकारी संस्था या कंपनी आंकड़ों को उपकरणों, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के द्वारा एकत्रित कर लेती है, ताकि भविष्य में समय समय पर उसका सही उपयोग करके जानकारी ली जा सके। देखिए, होता क्या है कि कोई व्यक्ति है, चाहे कोई सरकारी संस्था है, चाहे कोई कंपनी है, वो क्या करते हैं कि कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में क्या करते हैं कि डाटा को इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि जब कुछ साल बीतेंगे तो देखेंगे कितनी तरक्की हुई है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या कुछ करना है, तो उसको वो आपस में मैच करते हैं। यानी कि कोई भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, वो उसको संभाल के रखा जाता है कि ताकि आने वाले समय में कुछ भी विकास होगा, कुछ भी स्कीम लागू होगी, कुछ भी होगा, तो वो उस आंकड़े के हिसाब से फिट बैठेगा, ठीक है। मुख्यतः ऐसे सॉफ्टवेयर बड़ी कंपनियों, सरकारी संस्थाओं में होते हैं। अब देखिए, सिंगल आदमी जो है वो तो, सिंगल का मेरा मतलब कहने का, कोई सिंपल अगर अकेला व्यक्ति है तो वो क्या करेगा कि वो तो इतना नहीं कर पाएगा, पर जो कंपनियां हैं, जो सरकारी संस्था हैं, वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर की मदद से इनको अपने पास रख लेगा, ठीक है। तो इनका प्रयोग कहाँ पे होगा, कंप्यूटर के ज़रिए। इसमें इन आंकड़ों के संकेतों में बदलकर कंप्यूटर से जानकारी ली जाती है। अब देखिए, इनको आंकड़ों का क्या है, कंप्यूटर में इसको डाला जाता है, फिर उसको देखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि इन आंकड़ों का क्या करते हैं कि कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है, तो कंप्यूटर में इसकी जानकारी देखी जाती है। इसका उपयोग तापमान, प्रकाश, ऊर्जा और ध्वनि आदि से संबंधित जानकारी के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे मौसम विभाग ने अपने यहाँ ऐसे उपकरण लगा रखे हैं जो मौसम में होने वाले बदलावों को कंप्यूटर के ज़रिए सूचना में बदलकर जानकारी उपलब्ध कराता है कि आज मौसम कैसा है, कहाँ पर वर्षा की संभावना है और किस स्थान पर अधिकतम या न्यूनतम तापमान है। अब देखिए, मौसम विभाग ने क्या किया है कि ऐसे उपकरण लगा रखे हैं कि जो कंप्यूटर के ज़रिए सूचना दे देते हैं कि आज यहाँ पे बारिश होने वाली है, आज ऐसा होने वाला है, आज वैसा होने वाला है, ठीक है। तो ये किससे संभव है, ये आंकड़े किससे संभव है, ये संभव है, ठीक है, ये संभव है कंप्यूटर से। और इन आंकड़ों को डाटा कहते हैं, या इन आंकड़ों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, आंकड़ों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ये कितने प्रकार के, देखिए, आंकड़ों को एकत्रित करने से सही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। जब देखिए आपने आंकड़े इकट्ठे कर लिए, पर आप उसका सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते जब तक कि हम उन आंकड़ों को सही ढंग से व्यवस्थित ना कर लें। अब देखिए, आंकड़े तो आपके पास है, अगर आपने उसको व्यवस्थित नहीं किया गया है तो आप उसको कैसे करोगे, है ना। जैसे मान के चलिए कि आपके पास यूजीसी नेट के लिए
काफ़ी डाटा पड़ा हुआ है, पर आपके पास जो डाटा वो पुराना भी है, नया भी है, सब कुछ मिक्स है, तो आपको वो किसी काम का नहीं है जब तक आप उसको व्यवस्थित नहीं कर लेते। आपको यही पता नहीं है कि उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। जब तक ये नहीं करोगे तो आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाओगे। आंकड़ों के वर्गीकरण के अंतर्गत इन्हें किसी निश्चित क्रम में या समूह के आधार पर इस प्रकार व्यवस्थित करना होता है जिससे इसे आसानी से समझा जा सके। देखिए, अगर आंकड़ों को जब वर्गीकरण करेंगे, जब आंकड़ों को बांटेंगे, ठीक है, वर्गीकरण करेंगे कि हमारे देश में मान के चलिए कितनी औरतें हैं, कितने बूढ़े, बच्चे, जवान, है ना, ये बांटेंगे, तो इन्हें निश्चित क्रम में या समूह में बांटना होगा। इस प्रकार बांटना होगा कि इसे आसानी से समझा जा सके, है ना। हम देखेंगे हमारे देश में 121 करोड़ की आबादी है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 121 करोड़ की आबादी है। तो उसमें देखेंगे कितनी औरतें हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान कितने, तो हमें उसका क्या करना है, वर्गीकरण करना पड़ेगा ताकि हम आसानी से समझ सकें। ठीक है, 60 करोड़ युवा हैं हमारे देश में, तो अगर हम उनको वर्गीकरण उसका करेंगे तभी तो हम निकाल पाएंगे ना ऐसे। आंकड़ों को समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक निश्चित पैमाना तय करना होता है जिसके आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए, वर्गीकृत करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें निश्चित पैमाना तैयार करना पड़ता है। ठीक है, आंकड़ों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, आंकड़ों को अगर हमें वर्गीकृत करना है तो हमें 4 भाग में बांटना होगा। पहला है गुणात्मक आंकड़े यानी कि क्वालिटेटिव डाटा, मात्रात्मक आंकड़े यानी कि क्वांटिटेटिव डाटा, भौगोलिक आंकड़े यानी कि ज्योग्राफिकल डाटा, और कालक्रम आंकड़े यानी कि क्रोनोलॉजिकल डाटा। ये 4 तरह का जो डाटा है, यानी कि जो आंकड़ा है, जो डाटा है, उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखें। अब देखिए, ये जो डाटा है उसको हम 4 भागों में बांट तो दिया है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, जैसे किसी विद्यालय में छात्रों को वजीफ़ा देने के लिए छात्रों का विशेष ब्यौरा तैयार किया जाता है। अब देखिए, किसी विद्यालय में अगर छात्रों को वजीफ़ा स्कॉलरशिप देनी है तो इनका विशेष ब्यौरा तैयार हुआ कि किन्हें स्कॉलरशिप देनी है, जिसमें उसकी कक्षा, उम्र, जाति, पता और परिवार की आमदनियों को समूहों में विभाजित एक क्रम में लगाया जाता है। जिस वर्ष वजीफ़ा दिया जाना है यह वर्ष कालक्रम कहलाएगा। देखिए, कालक्रम क्या है, जिस वर्ष यह वजीफ़ा दे देना है, ठीक है, ताकि पिछले और आने वाले वर्षों से उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। ठीक है, यानी कि इसमें जो वजीफ़ा दिया जाता है तो पिछले वर्षों और आने वाले वर्षों में देखा जाता है तुलनात्मक अध्ययन कि किन किन स्टूडेंट ने, जो है छात्रों ने, वो वजीफ़ा लिया है। छात्रों का पता, स्कूल का नाम भौगोलिक आंकड़ों के अंतर्गत आएगा, छात्र की जाति, उसका नाम गुणात्मक आंकड़ों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी कि जो तथा कक्षा और उम्र मात्रात्मक आंकड़ों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो स्कूल का नाम क्या है भौगोलिक आंकड़ों में, छात्र की जाति और उसका नाम गुणात्मक आंकड़ों में, ठीक है, और उसकी कक्षा और उसकी उम्र ये किस में आएंगे, मात्रात्मक आंकड़ों में। अब नेक्स्ट करते हैं, देखिए गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े। गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात है कि गुणात्मक आंकड़े क्या है, जिसे क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं। देखिए, गुणात्मक आंकड़ों का कोई माप या पैमाना नहीं होता, इनको हम लिखित रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इन आंकड़ों को अनुमान, गुण, विशेषता या अनुभव के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, गुणात्मक आंकड़ों का मतलब यह है कि किसी आंकड़ों में गुणों का होना। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जिसमें कैलकुलेशन नहीं होती, जिसमें गणना नहीं होती, तो जो खास तौर पर उनमें कोई विशेषता पाई जाती है तो वो होते हैं गुणात्मक आंकड़े। गुणात्मक आंकड़ों में सांख्यिकी गणना का प्रयोग नहीं होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये आंकड़े क्रमबद्ध नहीं किए जा सकते। देखिए, इसमें होता क्या है कि अगर किसी आंकड़ों में विशेषता पाई जाती है, यह विशेषता क्या है कि ये मान के चलते कि जैसे किसी छात्र ने जो वजीफ़ा लिया है वो किस वर्ग से है, किस जाति से है, तो वो क्या हो गया, गुणात्मक आंकड़े हो गया, है ना। जैसे किसी कक्षा में यह पता करना है कि सबसे बुद्धिमान छात्र कौन है, तो यह अनुमान या छात्रों की बौद्धिक क्षमता के आधार पर निकाला जा सकता है। अभी हमने देखना है कि किसी कक्षा में कौन सा छात्र बुद्धिमान है, कौन सा नहीं है, तो वो होगा गुणात्मक आंकड़े। मात्रात्मक में क्या है, इसमें आपको गणना करनी पड़ेगी, इसमें मापा जाता है। इन आंकड़ों को मापा जा सकता है या इनके लिए पैमाना तैयार किए जा सकते हैं। इनको
इसको लिखित रूप से अंकों में या चित्रों में व्यक्त किया जा सकता है। इन आंकड़ों में सांख्यिकी गणना के द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि मात्रात्मक, मात्रा मैंने कि यहाँ पे गणना करनी ज़रूरी है। इनकी वो आंकड़े जो मापे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंकड़े एक निश्चित प्रकार से क्रमबद्ध किए जाते हैं जिनको समूह में बनाकर निष्कर्ष। तो फ्रेंड्स जैसे कि देखिए मात्रात्मक आंकड़े साफ पता चलता है कि इसमें होता क्या है कि अंकों द्वारा गणना की जाती है। ठीक है, यह आंकड़े एक निश्चित प्रकार से क्रमबद्ध किए जाते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। देखिए यहाँ पे समूहों में बांट दिया जाता है। ठीक है, मात्रात्मक आंकड़ों का प्रयोग उद्देश्यपूर्ण होता है तथा निकाला हुआ निष्कर्ष पूर्णतः सत्य होता है। अब देखिए आंकड़ों के माध्यम से हम जो भी चीज़ निकालेंगे, कैलकुलेशन करके निकालेंगे, वो तो चीज़ बिल्कुल सही होगी। जब हम गुणात्मक में सिर्फ उसके गुण देख रहे थे, अब यहाँ पे हम चीज़ों को निकालेंगे। ठीक है, मात्रात्मक, जैसे जब किसी विद्यालय में छात्रों के पूरे वर्ष का परिणाम निकाला जाता है तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले छात्रों को कक्षा के अनुसार प्रदर्शित करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वह मात्रात्मक आंकड़े है। देखते हैं ना कि जैसे कोई क्लास में फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, है ना, तो वो कैसे होगा, वो नंबर के आधार पर होगा, है ना, वो उसको जैसे मार्क्स मिलेंगे तो जितने अंक मिलेंगे उसके आधार पर होगा। ठीक है, वो क्या है, मात्रात्मक आंकड़े। इसमें विद्यालय के छात्रों को क्रमबद्ध तरीके से समूह में बांटा जाता है। अब देखिए आंकड़ों का चित्रवत वर्णन और मानचित्रण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग ऑफ डाटा। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो आंकड़ों का जो वर्गीकरण है वो तो हमने देख लिया कितने प्रकार का है, पर यहाँ पे देखेंगे कि इसको कैसे कैसे पेश किया जाता है, इसके टाइप्स क्या हैं आगे जाके। देखिए आंकड़ों को विश्लेषणात्मक ढंग से अध्ययन करने के लिए उन्हें चित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इन चित्रों को बनाने में डॉट, रेखा, वृत्त को अलग अलग तरह से उपयोग किया जाता है। देखिए कौन से निम्न प्रकार से हैं। देखिए पहला है बार चार्ट, फिर है हिस्टोग्राम, फिर है पाई चार्ट, फिर है टेबल चार्ट, फिर रेखा चार्ट। देखिए ये जो आंकड़े हैं ये प्रस्तुत करने का तरीका है, इन्हें हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जानते हैं बार चार्ट क्या है। बार चार्ट एक ऐसा चित्र होता है जिसमें आयत या आयताकार बार दिया जाता है। इन आयतों की लंबाई को अलग अलग संख्याओं में अनुपातिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देखिए होता है क्या, बार ग्राफ ये ऐसा होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी विद्यालय में 3 रंगों को अलग अलग संख्या में छात्र पसंद करते हैं, जैसे 5 छात्र लाल रंग, 15 छात्र हरा रंग और 10 छात्र नीला रंग पसंद करते हैं। यहाँ पे दिखा बना हुआ है ना ये। अब होता है क्या, बार चार्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनके बीच में गैप पड़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा, है ना, लाल हरा और नीला के बीच में थोड़ा थोड़ा नीचे सबसे पहले आपको गैप दे रखा है ना, तो यहाँ पे आपको ऐसा बार चार्ट दिखाई देगा। ठीक है, हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम में आपको देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देखिए इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, जबकि इनके बीच में आपको ये देखिए गैप दिखाई दे रहा है साफ। ठीक है, यहाँ पे कोई गैप नहीं होता, जहाँ पे गैप ना हो वो क्या है, वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बार चार्ट से ही मिलता जुलता है, इसमें भी आयतों का प्रयोग किया जाता है लेकिन आयतों के बीच अंतर नहीं होता। वही बात आ गई ना, यहाँ पे अंतर नहीं है। ठीक है, बस यही फ़र्क है इसमें। नेक्स्ट है पाई चार्ट। आंकों को पाई चार्ट कि एक वृत्त द्वारा बनाया जाता है जिसमें वृत्त को अनुपातिक रूप से अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ठीक है, आप ये देखिए कि एक व्यक्ति की जो वार्षिक आय है वो उसको कहाँ पे खर्च करेगा, ये उसको बताया गया है। यहाँ पे पाई चार्ट में होता है ना कई बार प्रश्न, एक छात्र ने इतने अंक लिए, उसको इतने मिले, इसको यहाँ पे मैथ्स में इतने, साइंस में इतने, इतने में इतने। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है 100% हो जाता, परसेंटेज में होता है, प्रतिशत में होता है, तो कई बार इसको डिग्री में होता है, दिया हुआ है ना। पाई चार्ट ऐसा होता है गोल, तो यहाँ पे इसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ये डिग्री और प्रतिशत दोनों में यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट है टेबल चार्ट। टेबल चार्ट में क्या है, आंकड़ों का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। यहाँ पे आप देखिए कि टेबल चार्ट में आपको ऐसे चार्ट बनाया होगा, यहाँ पे एक तरफ वर्ष लिखे होंगे, एक तरफ व्यक्ति लिखे होंगे, तो आपको उसमें बताना होगा। ठीक है, कॉमन जी ये टेबल चार्ट ही तकरीबन आता है। रेखा चार्ट क्या है, रेखा चार्ट में आप देखिए कि आपको ऐसे एक लाइन लगाई होगी, यहाँ पे एक तरफ आपको मान दिया होगा, एक तरफ आपको वर्ष दिए होंगे। ठीक है, आपको टेबल चार्ट ऐसे बनाया होगा, सॉरी रेखा चार्ट ऐसे बनाया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए आंकड़ों के आधार पर गणना। अब हम देखते हैं आंकड़ों के आधार पर गणना कैसे होती है, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डाटा। देखिए अगर हमें आंकड़ों के आधार पर गणना करनी है, जब हम किसी आंकड़ों की गणना कैलकुलेट करना है, ठीक है, उसको गिनती करनी है उसकी, तो वो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको अगर डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि समंकों का विवरण आपको देखना है, तो उसके लिए आपको ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी है, पहली बात है प्रतिशत, फिर है वृद्धि या कमी की दर, लाभ हानि प्रतिशत,
औसत और अनुपात। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको डाटा इंटरप्रिटेशन अगर आपको करना है तो आप परसेंटेज, एवरेज और रेशो की वीडियोस जो हमने बनाई है वो आप देखिए। उसको करने के बाद ही आप डाटा इसमें इंटरप्रिटेशन को फ्रेंड्स, कर पाओगे। जैसे कि जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस जो पार्ट्स हैं जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेज वगैरह है, उन जिन लोगों ने नहीं देखा कृपया पहले वो देख लें, ताकि आपको ये पता लग जाए कि रेशियो क्या होती है और एवरेज क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे पास जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है। जैसे आपको एक चार्ट दे रखा होगा, तो यहाँ पर ये ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है, द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव रिक्रूटेड बाय 6 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ओवर द ईयर। ठीक है जी। अब इसमें आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है PQRSTU, और यहाँ पर उनके ईयर्स दे रखे हैं। ये नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव रिक्रूटेड बाय 6 डिफरेंट, रिक्रूट का मतलब होता है जो आप नई रिक्रूटमेंट, मतलब नए एम्प्लॉयज़ आप रखते हो अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर ईयर्स दे रखे हैं, ईयर्स वाइज दे रखे हैं कि जैसे पी का 2004 में 458, यहाँ पर रिक्रूट है क्यू में 2004 में 512, ऐसे ही 2005 में सभी के PQRSTU साल भर साल उन्होंने कितने लोग रखे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है, वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव रिक्रूटेड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर इन द ईयर 2006। वो पूछ रहा है हमें टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कितने रिक्रूट हुए हैं ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, कौन से साल में, 2006 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखा जाए यहाँ पर जो अगर देखा जाए 2006 कहाँ पर है, ये है हमारे पास, ये 2006 है। और सभी ऑर्गेनाइजेशन मतलब 2006 में पी के हैं 480, क्यू के 495, आर के 465, इन सभी को हम क्या कर देंगे, टोटल नंबर पूछा है, इन सभी को हम ऐड करेंगे। जब मैं इसको ऐड करूँगा 5 4 9 0 5 4 9 8 17 24 24 8, ये हमारे पास हो गया 24 और 8 हो गया 30। यहाँ पर फ्रेंड्स दोबारा से देखते हैं, 0 5 और 4 9 9 8 17 और 17 3, ये हो गया हमारे पास 25 25 और 8 हो गया हमारे पास 33। तो 3 आ गया, इन सभी को सम करा, उसके बाद हमारे पास 3 बचा, फिर 8 9 17 और 17 17 6 हमारे पास 23 और 31 32 32 33 34 35 5 आ गया हमारे पास। और उसके बाद 4 4 8 12 12 5 17 17 4 21 21 26 26 और हमारे पास ये बचा 29। तो फ्रेंड्स, जब हमने इसको टोटल लगाया इन सभी को, तो ये हमारे पास आया 2953। और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे पास, यही पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव रिक्रूटेड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर इन द ईयर 2006। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 295 से सॉरी 29 ये नहीं था फ्रेंड्स, यहाँ पर आया हमारे पास आंसर 5। नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि यहाँ पर 2953 जो है किसी में भी ये आंसर अवेलेबल नहीं है, तो 25 इट मीन्स नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव रिक्रूटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन यू in the year 2007 and 2009 together to the total number of executive recruited by the organization P in the same year। फ्रेंड्स, इस रेशियो में क्या करना होता है, जब भी बात है ना रेशियो, इट मीन जो फर्स्ट वैल्यू है वो आप ऊपर रखोगे, और जो सेकंड वाली वैल्यू है 2 के बाद वाली वो आप नीचे रखोगे। तो वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव रिक्रूटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन यू ने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ने जो एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव्स हैं रिक्रूट करे हैं 2007 में और 2009 में टुगेदर, मतलब दोनों का सम कर लेंगे। उसका सम का यहाँ पर 2007 के आ जाएंगे सारे, और यहाँ पर 2008 के आ जाएंगे, और नीचे क्या आ जाएंगे, पी के कितने रिक्रूट करे हैं 2007 और 8 में। ठीक है जी, 2008 में। तो यहाँ पर पी के आएंगे, यहाँ पर यू के आएंगे। ठीक है जी, 2007 और 8 में। अब पहले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहले वो यू के कह रहा है, यू ये हो गया 2007 में यू का एक ये वैल्यू होगी और दूसरी 2009 में ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमारे पास आया 3534 प्लस 510। ठीक है जी, इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1044। ये यू के आ गए 2007 में भी और 2009 में भी। अब उसके बाद एक वो पूछ रहा था कि पी के 2007 में और
2009 में, इसको भी ऐड कर लेते हैं। 506 प्लस 492, ये अब आ गया हमारे पास 998। अब देखिए ये हमारे पास आ गए पी के 2007 और 9 में, ये आ गई हमारे पास यू के 2007 और 9 की। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स रेशियो वाले क्वेश्चन को हमेशा एक लाइन में सॉल्व करना है आपने। यहाँ पर हमारे पास आई थी ऊपर वैल्यू 1044 और नीचे आई थी हमारे पास 998। इसको 2 पे कट देंगे, ये 2 पे चला जाएगा, 2 चौके 2 9 18 और 2 9 18। तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आई 522 डिवाइड बाई 499, 59 ये हमारे पास, सॉरी ये नहीं है, ये है, ठीक है जी। 522 पॉइंट रेशियो 499। ये हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, जो ऊपर वाली वैल्यू पहले आएगी। देखा आपको यहाँ पर आंसर में उल्टा भी दे रखा है, तो क्वेश्चन में आपको हो सकता है उल्टा भी दे रखा हो, तो वो आंसर नहीं है। आंसर क्या है 522 रेशियो 499। अब फ्रेंड्स ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स रिक्रूटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन एस ओवर ऑल द ईयर्स टुगेदर। और यहाँ पर उसने कहा है राउंडेड ऑफ द टू द नियरेस्ट इंटीजर। इट मीन्स अगर पॉइंटों में आएगा तो आप नियरेस्ट वैल्यू ले लोगे। जैसे अब पहले तो देखना है कि टोटल जो एवरेज पूछा है फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है जी। अब देखते हैं, पहले हम एस ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं। यहाँ देखिए अब ये एस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू है। पहले हम एस ऑर्गेनाइजेशन के सारे वैल्यूज़ को काउंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको सभी को सम करोगे आप, ये आपको सब सम करोगे तो ये आएगा 29। आप सम कर लीजिए इसको, 29 और 65, ठीक है जी, ठीक है जी। एवरेज का मतलब होता है जैसे एस ऑर्गेनाइजेशन, इस सभी को हमने सम कर लिया तो ये हमारे पास वैल्यू आई 2965, ठीक है जी। और एवरेज का क्या था हमारे पास, ये देखिए हमारे पास था सम ऑफ आइटम्स 2965। टोटल ऑर्गेनाइजेशन कितनी है, टोटल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 टोटल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास 6, तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे, जैसे 6 चौका 24 और 6 नाम 54 2 6 चौका 24 पॉइंट, जैसे मान लीजिए इतना आया। अब हमने राउंड ऑफ कर देना है इसको 494 सर, हमारा आंसर क्या आएगा 494। राउंड ऑफ का मतलब होता है आपने डेसिमल, अगर 0.5 से ऊपर है वैल्यू तो आप नेक्स्ट डिजिट को लिख दोगे, अगर 0.5 से नीचे है तो आप नीचे प्रीवियस वैल्यू को लिख दोगे। जैसे 494 अगर 0.6 आता तो हम 495 लिख लेते हैं। अगर 4 जैसे 5 से कम 2 आता 3 आता है तो हम 494 ही देने देते हैं। हमने राउंड ऑफ कर दिया इसको, तो यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स जैसे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव रिक्रूटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर इन 2005 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। वो कहता है 2005 में, जैसे मैंने आपको परसेंटेज में बताया था, मान लो यहाँ पर है 2005, ठीक है जी, ये 2005 साल है, ईयर की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर से ये इंक्रीज हुआ होगा कुछ परसेंट, वो परसेंट पूछ रहा है कितना बड़ा है। तो हम पहले देखते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स अब 2005 में जो आर की वैल्यू है वो है 472 और जो उसकी प्रीवियस वैल्यू है 418,472। तो यहाँ लिखेंगे 418,472। तो फ्रेंड्स ये जो वैल्यू थी 2005 की है और ये वैल्यू है 2005 से पहले की 4 की। तो इसमें सबसे पहले परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले डिफरेंस करते हैं, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 54। अब 54 है वो किस पे इंक्रीज हुआ है, 418 पे। जिस पे इंक्रीज होता है हमेशा प्रीवियस वैल्यू पे इंक्रीज होता है, तो मल्टीप्लाई 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 12.92, ठीक है जी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स क्या करा क्या है हमने, बेसिक कंसेप्ट क्या, दोनों का डिफरेंस होता है। जैसे मेरे पास 100 है, 10% इंक्रीज 10, अगर मेरा 100 से 110 बन गया, इट मीन्स मैंने कितने पैसे कमाए, 10 रुपये। लेकिन कमाई किस पे है, 100 पे कमाई ना। तो इसी में क्या कर रहा है,
डिफरेंस क्या है 54 कि 54 किस में इंक्रीज हुआ है 4। सबसे पहले मेरे पास वैल्यू कितनी थी 418, तो 418 जो है वो 54 पे इंक्रीज हुआ है। तो हमने क्या करा, डिफरेंस डिवाइड बाय जिस पे इंक्रीज करा है मल्टीप्लाई 100। ऐसे ही फ्रेंड्स जैसे नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव रिक्रूटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टी इन द ईयर 2008। जैसे फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा है 2008 अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव। जब भी ऐसे दे रखा हो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, इसका मतलब होता है ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई 100। सिंपल, बहुत सिंपल, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। व्हाट परसेंट इन द 2008 अप्रॉक्सीमेटली व्हाट ए इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव रिक्रूटेड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इन दैट ईयर। अब देखिए पहले टी पे चलते हैं। टी पे था हमारा, जैसे 2008 की बात कर रहा है वो, टी में 2008, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 2008 टी टी ये हमारे पास 510, ठीक है जी 510। तो ऊपर वाली हमने क्या करा कि ए बाई बी, ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई 100। तो ए कितना है 2008 में, ये ऊपर वाली वैल्यू ये ए है। जब वट शुरू हो जाता है उसके बाद जो वैल्यू होती है वो बी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 510, और नीचे क्या टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव रिक्रूटेड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इन दैट ईयर। उस साल में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे 2008 की बात करें, 2008 में कितनी ऑर्गेनाइजेशन पी क्यू आर एस टी, ये सभी का सम कर लेंगे, ये सभी का। जब इनका सभी का हम सम करेंगे, आप करके देख लीजिए, ये आएगा 2854। तो हमारे पास टोटल जो है 2854, तो ये हमारे पास आ गया नीचे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। आप इसको कटिंग करोगे तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 18% के पास आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। क्या करा हमने, जब भी आ जाए ए व्हाट परसेंट ऑफ बी, जो व्हाट से पहली वाली वैल्यू है वो ऊपर जाएगी और जो व्हाट से पीछे वाली वैल्यू है वो नीचे आएगी, मल्टीप्लाई 100 करना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये था, ये क्या है, यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर दे रखे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स, और यहाँ पर दे रखे हैं कंपनीज के नेम। तो फ्रेंड्स ये जो यूनिट प्रोड्यूस है, ये जो फर्स्ट लाइंस है, आपको ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है जी। ये जो फर्स्ट लाइन दे रखी है ये सारे क्या हैं, ये जो फर्स्ट लाइंस हैं ये सारे हैं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और उसके बाद जो दे रखे हैं वो है यूनिट्स सोल्ड, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, सबसे पहले व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर। पूछा उसने है एवरेज, एवरेज मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। अब यूनिट सोल्ड, देखिए यूनिट सोल्ड कौन सा है, ये सेकंड नंबर की जो बार्स है सारी, ठीक है जी। अब इसका वो एवरेज पूछ रहा है। सबसे पहले हम इनका सभी का सम करेंगे। जैसे ये मेरे पास है, जैसे यूनिट सोल्ड है, ये है, देखिए ये क्या है, ये 600 है, ये 700, इसके मिडल में है ये, तो ये कितना है 650। उसके बाद बी का कितना है, बी है हमारे पास 300। उसके बाद सी में हमारे 150, और डी में हमारे पास 450। उसके बाद ई में है हमारे पास 300, और उसके बाद एफ के पास हमारे पास है 400। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, सम ऑफ आइटम डिवाइड बाय टोटल जो नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 6 जने हैं, 1 2 3 4 5 6, जैसे हम एवरेज निकालते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सम कर लीजिए। 6 3 9 9 1 10 10 4 14 14 15 16 17 18 19 20 21 21 50 50 22 2250 आया ये हमारे पास, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, और उसके बाद 6 7 42, और 6 42 और 6 5 30। तो फ्रेंड्स हमारे पास आया 375। एवरेज क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का, एवरेज क्या होता है फ्रेंड्स, अक्सर ये क्वेश्चन में पूछ ही लेता है, सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा है विच कंपनी द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रोडक्शन। कहने का मतलब कि हमने परसेंटेज की सेल कितनी ज़्यादा हुई है प्रोडक्शन के कंपैरिजन में, कौन सी कंपनी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर
900 है और यहाँ पर 650 है। तो यहाँ पर जो सेल है 650 की है, यहाँ पर सेल्स देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 300 है, यहाँ 150 है, यहाँ 450 है, और यहाँ पर अगर फर्स्ट का हम देखें कि सेल, देखिए सेल हुई है 650 900। देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 900 और उसके बाद 650, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाई 100, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिफरेंस निकल के आया, ये 00 से 00 कट जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, नहीं वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू, सेल कितनी हुई है यहाँ पर, देखिए सेल हुई है 650 और प्रोडक्शन कितनी हुई है, प्रोडक्शन हुई है 900 मल्टीप्लाई 100। तो 00 से 00 कट जाएगी, ये जाएगा 9,763 एंड इसका 20 9 दूनी 18, 72 पॉइंट कुछ परसेंटेज आ जाएगा ए का। बी का देखेंगे 700 है, यहाँ पर 300 है, तो 300 हमारे पास क्या हुई है, यहाँ पर देखिए 300 हमारे पास सेल हुई है, लेकिन टोटल हमने कितनी प्रोडक्शन करी थी 700 की। तो कटिंग करेंगे 7 चौक 28 और 2 0 ठीक है जी, 42 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो सबसे जो हाईएस्ट है वो 72 है। वे जैसे आप ग्राफ में भी देखोगे तो आपको ग्राफ में कंपैरिजन देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पर है 850 और यहाँ पर है 450, तकरीबन ये 50% के आसपास है। यहाँ पर देखिए अगर 550 इसको लूँ और ये 300 है, तो यहाँ पर निकल के, तो जब हम सभी को देखते हैं तो वैसे भी ग्राफ से हमें सीधे सीधे हो रहा है जहाँ पर ये डिफरेंस कम होएगा। अगर यहाँ पर जितना डिफरेंस कम होएगा उतनी ज़्यादा जो परसेंटेज ऑफ सेल ज़्यादा होएगी, जितना डिफरेंस ज़्यादा होएगा उतनी परसेंटेज ऑफ सेल कम होएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसमें वैल्यू भी ज़्यादा है और डिफरेंस भी कम है। तो हमारी हाईएस्ट जो हमारा जो परसेंटेज ऑफ सेल है वो निकालने का तरीका कितनी सेल हुई है और डिवाइड बाय कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितनी सेल हुई है हमारे पास और कितनी प्रोडक्शन हुई है। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो है ए है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में पूछा कि द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बाय ऑल द कंपनीज। अब यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मतलब वो ये सेकंड जो फर्स्ट वैल्यूज है जो प्रोडक्शन की है, इन सभी की वो बात कर रहा है। तो इन सभी को अगर मैं सम करूँगा, ये अगर मैं देखूँ ये फर्स्ट है हमारे पास, अगर मैं इन सभी का सम करूँ, ये देखिए 900 है, ये वाला हमारे पास 700 है, और ये हमारे पास है 300, और उसके बाद ये हमारे पास है 850, और उसके बाद है ये हमारे पास है 550, ठीक है जी, और उसके बाद है हमारे पास 600। तो सम करते हैं 9 7, ये हमारे पास हो गया 16, 16 3 19, 19 8 हो गए हमारे पास 27 27.5, 27 और 5 हो गया 32 और 1 33, 33 से 3900, ये टोटल हमारे पास आता है 3900। देखिए फ्रेंड्स जब मैंने सम करा सभी यूनिट प्रोडक्शन का तो ये हमारे पास 3900 निकल के आता है। टोटल कितने यूनिट्स हैं वो हमारे पास है ABCDEF, टोटल है 6। तो 6 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये मैंने कहा 6 6 36 3 0 और 6 15 30, तो 650 हमारे पास निकल के आता है एवरेज नंबर्स ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द यूनिट सोल्ड बाय द कंपनी ABC अप्रॉक्सीमेटली इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल यूनिट प्रोड्यूस बाय दीज कंपनीज। देखिए यहाँ पर सोल्ड की मैंने बताया था आपको A इज व्हाट परसेंट ऑफ B का मतलब होता है A डिवाइड बाय B मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर A क्या है, A क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय ABC। तो यूनिट सोल्ड है ABC, देखिए A का है 650, 300 हो गया 950 और 150 हो गया 1100, ठीक है जी। ये हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पर था 650, A का, B का था 300 और इसका था 150, तो ये कितना बना हमारे पास, तो ये हमारे पास बना 9 10 और 1100, ठीक है जी। अब ऐसे ही सेकंड वैल्यू क्या है, टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय दीज कंपनीज, इन तीनों यूनिट की प्रोडक्शन क्या है 900, ये 9 8 1700 और 1700 300, ये हमारे पास आ गया, ये 700 था, 9 7 हो गया 1600, 1600 और 300 1900। तो फ्रेंड्स सेकंड वैल्यू थी हमारे पास B कितना आया, वो है 1900, तो उसने 1900, ठीक है जी। अब पूछा गया
द यूनिट सोल्ड बाय, मैंने क्या बताया आपको, ए इज बट परसेंट ऑफ बी का मतलब होता है ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई 100। तो इनका है हमारे पास 1100 वैल्यू और इनका वैल्यू आया 1900, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 00 से 00 काट दीजिए, जो 19 से 19 15 0 ये तकरीबन 58% के आसपास आ जाता है हमारे पास, अब जिसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डी एंड ई। देखिए प्रोडक्शन की बात कर रहा है, डी एंड ई, देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन है हमारे पास 850 और यहाँ पर है हमारे पास 550। ठीक है जी, 8 5 13 1400, ये हमारे पास कितना आता है 1400। रेशियो में लिखना है। तो सेकंड में 2 के बाद क्या लिखना है, टोटल सेल्स ऑफ द सेम कंपनी। टोटल सेल भी पूछ रहा है किसकी, डी एंड ई की। ये डी हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 450 और ये आ गया 300, 450 और 300, ये हमारे पास आ गया 750। तो ये हमारे पास रेशियो आती है। अब कटिंग कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 पे चले जाएगा, 5 के 5 और ये हमारे पास आया 28 रेशियो 15। तो ये हमारे पास है जो क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ पर हमें 2 डायग्राम्स दे रखी है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स एट ग्रेजुएट लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन 7 इंस्टीट्यूट्स। सबसे पहले हमें ये पता चाहिए, ये जो ड्रॉ करा हुआ है आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएट लेवल कितना है हमारे पास, यहाँ पर 27,300 है। ये जो परसेंटेज है ये इसकी दे रखी है। जैसे M का है, जो इंस्टीट्यूट M है उसकी 17% है, N की 12 है, P की 12 है, Q की 13 है, R की, ऐसे हमें सभी की परसेंटेज दे रखी है। सेकंड है जो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है, यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज डिवाइड कर रखी है। तो फ्रेंड्स इसमें जैसे जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इज इंस्टीट्यूट आर। वो पूछ रहा है ग्रेजुएट लेवल में और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में। अब यहाँ पर देखेंगे जो इंस्टीट्यूट आर है वो यहाँ पर है और इसमें इंस्टीट्यूट जो आ रहा है वो यहाँ पर है। ठीक है जी, इसका 17% पूछ रहा है, टोटल कितना है हमारे पास 27300। अब आर का यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल में 17% का मतलब है डिवाइड बाय 100, तो 00 से 00 हमारी यहाँ पर कट जाएगी। ये हमारे पास आएगा कटिंग करके 4641। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 से, 17 3 5 17, तो करेंगे तो 4641 आ जाएगा। यहाँ पर भी हमने टोटल है 24700, मल्टीप्लाई करेंगे आर कितना है 14%, तो 14% से अगर मैं करूँगा मल्टीप्लाई, ये 00 से 00 कट जाएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर ये हमारे पास आएगा 3458 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास ग्रेजुएट लेवल का और ये हमारे पास आ गया पोस्ट ग्रेजुएट लेवल किसका, आर का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट आर। तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, 4641 एंड 3458, इसको प्लस करेंगे, ये 9 आ गया, 9 आ गया, 0 और 8, तो हमारे पास आंसर आया 8099। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट एंड अ ग्रेजुएट लेवल रेस्पेक्टिवली फ्रॉम इंस्टीट्यूट एस। फ्रेंड्स जहाँ पर भी बात जब रेशियो की करी हो, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा एक लाइन में सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि रेशियो किसकी पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट एस। अब देखिए पोस्ट ग्रेजुएट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इंस्टीट्यूट जो एस है, सॉरी रेशियो पहले पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहा है, तो पहले पोस्ट ग्रेजुएट आएगा, तो 21% है, तो 21% किसका, टोटल का 24700। ठीक है जी, और रेशियो जब भी पूछे, रेशियो का मतलब था एक वैल्यू ऊपर और एक वैल्यू नीचे। तो पहले बोला पोस्ट ग्रेजुएट, सेकंड बोल रहा है ग्रेजुएट। अब एस में ग्रेजुएट, देखिए एस में 14% है किसका, 24300, 14% है किसका,
27300। अब ये परसेंट से परसेंट कट गया, 7 3 पे और 7 2 पे, 00 से 00 कट गई। ठीक है जी। अब इसको हम कर लेंगे, ये 3 पे कट देगा, 3 पे जगह 3 9 27, 3 कम 3, तो यहाँ पर जो नीचे वैल्यू आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी 247 और नीचे आ जाएगी 2 1 2 2 9 18। अब इसको फर्दर आप कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास जो है ये 13 के टेबल पे कट जाएगा, तो 13 के टेबल पे कटेगा, ये 19 आ जाएगा और ये यहाँ पर फ्रेंड्स 2 था। ठीक है, तो ये 13 के टेबल पे कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 19:4। जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आना फ्रेंड्स, जो पहले वैल्यू दे रखी है वो ऊपर, जो बाद में वैल्यू दे रखी है वो नीचे, एक ही लाइन में आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आगे भी क्वेश्चन आएगा वो आपको कराऊंगा। जैसे अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट एम एंड एस आर स्टडिंग एट ग्रेजुएट लेवल। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि जो ग्रेजुएट लेवल है, जो हमारे पास यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल है ना, वहाँ पर वो एम एंड एस का पूछ रहा है। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि मैं एम का पहले करूँगा और एस का बाद में करूँगा, ऐसे नहीं है, पहले मैं दोनों को सम कर लूँगा, मैं एम प्लस एस दोनों कर लूँगा। जैसे एम का है 17 और एस का है 14। ठीक है जी, मैं क्या करूँगा, 17 एम का हमारे पास 17 प्लस 14, तो ये हो गया 31%। इकट्ठा मैंने एम एंड एस का 31% हो गया मेरे पास ग्रेजुएट लेवल पे। अब 31% मैंने निकालना है, 31% किसका निकालना है, टोटल वैल्यू कितनी थी हमारे पास ग्रेजुएट लेवल की, 27300। इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व, ये परसेंट का मतलब 1/100, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी। 31 का टेबल हम यहाँ पर रीड करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 8463। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 8463। तो जैसे हमारे पास ऐसे ही एक और क्वेश्चन है रेशियो वाला। देखिए, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम इंस्टीट्यूट एस। अब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, अब देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल यहाँ पर था हमारे पास, हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए, जो वो क्वेश्चन का पूछ रहा है, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। अब देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में क्या था, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में कौन सा इंस्टीट्यूट एस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 21% है। द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट एस, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एट ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम इंस्टीट्यूट क्या हो। तो रेशियो पूछ रहा है, रेशियो को कैसे करेंगे। अब देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन था, रेशियो को करेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे लेना है पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम एस, ये पोस्ट ग्रेजुएट है, फ्रॉम एस, एस कितना है 21%। 21% किसका, टोटल 24700, और उसके नीचे क्या है, नंबर स्टूडेंट्स ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम क्यू। अब यहाँ पर देखिए क्यू में कितना है 13%, तो नीचे कितना आएगा 13%। टोटल कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट लेवल में 27300, तो ये 00 से 00 कट जाएगी, 00 ये कट गया हमारे पास। और उसके बाद अब इसको कटिंग कर लेंगे, ये 21 पे कट जाएगा। ये देखिए 21 एकम 21 और यहाँ पर 6 और 21 3 63 हो गया, 13 बच गया। यहाँ 13 कट जाएगा, 13 एकम 13 और 117, 13 ना है 117, तो 19:13 हमारे पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एट ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम इंस्टीट्यूट एम एंड एन। अब एम एंड एन की इकट्ठी करें, मैं एम अलग से और एन पी सॉरी एम एंड पी, अब एन अलग से और पी अलग से नहीं करूंगा, मैं पहले एम एंड पी को ऐड कर लूंगा। देखो हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है, यहाँ पर जो एन है वो है हमारे पास 15% और पी कितना है 12%। पहले मैं 15 प्लस 12 को ऐड कर लूंगा, ये हो गया हमारे पास 27%। 27%, अब 27% हमने निकालना है, 27% हमने किसका निकालना है, टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट ग्रेजुएट है हमारे पास 24700, ये परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगी, तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 669। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो 669 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास फ्रेंड्स जैसे क्वेश्चन था कि कैसे हमने मान लो रेशियो में दे रखा हो तो एक लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बताया, और परसेंटेज को कैसे हम सर्कल में कैसे जो डायग्राम दे क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपको सिंपल से मैं बात बताता हूँ कि जो सरकार होती है वो
अपना शासन सही तरीके से चलाने के लिए क्या करती है कि जो आंकड़े होते हैं उनको इकट्ठा करके रखती है। फिर उन आंकड़ों के आधार पर वो नई नई पॉलिसी यानी कि नीतियाँ बनाती हैं। ठीक है, जैसे मान के एग्जांपल के तौर पर चलते हैं कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, कितनी बेरोज़गारी है, तो वो पिछले 5 वर्षों के या पिछले 1 साल के कुछ भी मतलब पिछले वर्षों के वो आंकड़े देखेंगे, उस हिसाब से ऐसी नीतियाँ बनाएंगे कि आने वाले कुछ सालों में उनके ऊपर वो कंट्रोल कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं। देखिए, आंकड़े और सुशासन में सुशासन का अर्थ है आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करना। अब देखिए, आंकड़े तो हमने पढ़ ही लिए क्या है, और सुशासन क्या है कि सुशासन का वह अर्थ है कि आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करना। फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, कोई भी व्यक्ति या कंपनी या संस्था किसी आंकड़े को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से सुरक्षित रखता है ताकि भविष्य में उसका प्रयोग कर सके। अब होता क्या है कि चाहे कोई भी आंकड़ा हो तो क्या करेगा, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई कंपनी हो, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी हो, वो सभी आंकड़ों को इकट्ठा करके रखेगी ताकि भविष्य में उनका प्रयोग किया जा सके। होता है ना ऐसे, देखिए जैसे सरकार कोई 5 साल के लिए सरकार आती है तो उसने हर एक साल में क्या क्या किया है उसका आंकड़ा जमा करके रखेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसने कितने सालों में क्या क्या किया है, कितने % की ग्रोथ आई है, तो वो यहाँ पे देखते हैं। अब वो देखते हैं कि भारत जब से आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 से आज हम पहुँच चुके हैं 2019 में, तो इन सालों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या हुआ है, वो आंकड़ों के आधार पर ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखिए, कोई भी आंकड़ा पुराने वर्ष या आगामी वर्ष में तुलनात्मक अध्ययन करने के काम आता है। यानी कि कोई भी आंकड़ा हो, चाहे वो पुराना वर्ष हो जो निकल चुका हो, जो आगामी वर्ष यानी कि जो आने वाले जो वर्ष है उनमें उनमें क्या करेगा, तुलनात्मक अध्ययन करने का काम आएगा। यानी कि जो पिछले वर्षों में बीत चुका है तो उसको ध्यान में रखते हुए आगामी वर्षों के लिए क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए, तो उसमें उनकी तुलना की जाती है, जिससे उसका तुलनात्मक अध्ययन होता है। यानी कि अगर भविष्य जो भूतकाल में कोई गलती हो जाती है, कोई चूक हो जाती है, तो भविष्य में उसे सुधारा भी जा सकता है। तो इन्हीं आंकड़ों के आधार पर कई संस्थाएं या कंपनियां वर्षों के लाभ, हानि, उत्पादन आदि का अध्ययन करती है। यानी कि इससे क्या होगा, इन आंकड़ों के आधार पर क्या होगा, जो संस्थाएं हैं, जो कंपनियां हैं, तो उनको क्या लाभ हुआ है पिछले वर्षों में, क्या हानि हुई है, कितना उत्पादन हुआ है, अध्ययन करते हैं। आप देखिए कि जैसे आपने क्वेश्चन तो देखे हुए हैं, प्रश्न देखे हुए ना पिछले वर्षों के, आप देखिए कि वहाँ पे बताया होता है एक कंपनी है, यहाँ पे मजदूरों की संख्या इतनी है, इनका कारोबार इतना था, इस साल में उसने इतने पैसे कमाए, फिर इतने कमाए, इतने करोड़ कमाए, और बताइए उनको नुकसान है, हानि है। तो ये सब कुछ किस में देखा जाता है, ये देखा जाता है आंकड़ों के आधार पर। ठीक है, ये आंकड़े सुस्पष्ट और सत्य होने चाहिए ताकि उसके आधार पर लिए गए निर्णय उपयोगी हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, बल्कि सत्य होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई निर्णय लेना है तो उसका जो बेस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि उसके आधार पर जो आप देखिए कि जो उसके आधार पर निर्णय हो वो उपयोगी हो, है ना। अगर वो आंकड़े गलत होंगे तो उसके आधार पर निर्णय लिया गया गलत हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट है, वर्तमान समय में किसी भी देश के विकास के लिए होने वाले बदलावों में आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वर्तमान समय में क्या होगा कि किसी भी देश के विकास के लिए, चाहे कोई भी देश हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी और देश हो, उसके विकास के लिए क्या होगा, आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें कि चाहे कोई भी देश हो, वहाँ पे जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, कोई भी देश किसी भी क्षेत्र में बदलाव के लिए आंकड़ों पर निर्भर करता है, जिसकी सहायता से उन बदलावों को नया रूप दिया जाता है। यानी कि अगर कोई भी देश है, वहाँ पे कोई भी क्षेत्र है, वहाँ पे बदलाव के लिए क्या होता है, यानी कि देखिए मान के चलिए अगर कोई भी देश है, अगर किसी क्षेत्र में बदलाव करना है तो सबसे पहले वहाँ पे आंकड़े जो है वो देखे जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि मान के चलिए देखिए कि जैसे हमारे पास आंकड़े पड़े होंगे, सरकार के पास आंकड़े पड़े होंगे कि ये जो जगह है यहाँ पे कभी भी तरक्की नहीं हुई। ठीक है, अब ये मान के चलते देखिए कि जो हमारा इंडिया का जो जो ईस्ट वाली साइड है, ठीक है, जहाँ पे मिज़ोरम, नागालैंड वाली, ये सारे जो मेघालय वाला जो ये साइड है, यहाँ पे ईस्ट वाली साइड है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है, तरक्की बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे सड़कें वगैरह बहुत ज़्यादा कम है। जब ठीक है, तो इन्होंने आंकड़ों में देखा है कि यहाँ पे तरक्की हो नहीं पाई है,
तो वो कहाँ से पता चला? वो पता चला था यहाँ से, जो आंकड़ों से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब विकास हो रहा है, तो विकास होने के बाद फिर से आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। ये देखा जाएगा कि जो पहले आंकड़े थे, अब विकास करने के बाद क्या क्या वहाँ पे क्या क्या तरक्की हो चुकी है। तो ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आंकड़ों के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, आंकड़े आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊँ, वो चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए कोई एक मरीज़ एक डॉक्टर के पास जाता है, जब उसके पास अपनी रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, उस रिपोर्ट्स को देख के वो डॉक्टर उसकी बीमारी को समझ लेता है, उस हिसाब से उसकी दवाई को चालू कर देता है। तो आंकड़े में वही हिसाब है कि आंकड़ों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कितनी तरक्की करनी है, कैसे इसको सही करना है। आज का पूरा विश्व 21वीं सदी के बदलावों से होकर गुजर रहा है, जिसमें जनसंख्या, आर्थिक स्थिति, मौसम की जानकारी, करारोपण, आय एवं व्यय की सभी जानकारियां आंकड़ों के आधार पर उपलब्ध होती है। आज देखिए कि जो आज का पूरा विश्व 21वीं सदी के बदलाव से, यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे ज़माना टेलीफोन पे था, आज स्मार्टफोन तक पहुँच चुका है। पहले फ़ोन पे बात करनी होती थी, आज हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत फास्ट ज़माना हो चुका है। ठीक है, जिसमें जनसंख्या भी है, आर्थिक स्थिति भी है। आज देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति भी लोगों की बेहतर हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मौसम की जानकारी आपको देखिए, मौसम विभाग पहले फ़ोन करना पड़ता था, है ना, तो टीवी में दिखाते हैं। आजकल तो सभी के पास जो स्मार्टफोन है वहाँ पे आपको पहले ही पता चल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नए नए टैक्स से आए हुए जो है सब कुछ जानकारियाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। प्रत्येक देश में इस प्रकार के आंकड़े उसके लिए अहम होते हैं। देखिए, हर एक देश के लिए जो आंकड़े हैं उसके लिए अहम होते हैं। आज के युग में सभी आंकड़ों को कंप्यूटरीकृत किया जाता है ताकि वे सुरक्षित हो तथा कंप्यूटर की मदद से उसका गणनात्मक उपयोग किया जा सके। अब आप मान के चलते हैं, देखिए आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले जब कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, तो था क्या, वहाँ पे जो आंकड़े थे तो वैसे ही रखे जाते थे। आजकल क्या है कि आंकड़ों को कंप्यूटर में रखा जाता है। उसका फ़ायदा क्या है? पहली बात तो आप ये देखिए, अगर हम किसी आंकड़ों को पेपर में वर्क में लगा के चलते हैं तो उसके लिए जगह बहुत होती है। अब जैसे मान के चलिए कि जैसे आपके पास ढेर सारी किताबें पड़ी हुई हैं, है ना, तो आपको वो कहीं पे संभाल के रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास वही PDF की फ़ाइल के रूप में हो तो आप उसको आराम से कहीं पे भी रख सकते हो, किसी पेन ड्राइव में, किसी फ़ोन में, किसी कंप्यूटर में, है ना। तो उससे क्या होगा, एक तो वो जगह भी कम घेरती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर की मदद से होता है क्या है कि जो गणनात्मक यानी कि जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो गई है। ठीक है,